आप सभी को नमस्कार। अ, कुछ शिकायतें कुछ लोगों की है, जैसे कि आप टॉपिक वाइज पढ़ाएं और इस तरीके की कुछ बातें हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए, कंफ्यूजन हो रहा है। और भी सब लोगों से मैं सलाह लेना चाहूंगी, आप लोग बताइएगा कि ऐसे में क्या कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब हम हमारा उद्देश्य क्या है कि सिर्फ यूपीपीसीएस के बैक ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से भी सिर्फ मैंने दो सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एक में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, और तीन सब्जेक्ट की ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इन तीनों का मैं आपको कम से कम 15 वर्षों के क्वेश्चन जितने आए हुए हैं उतने मैं करा दूंगी। अब सब्जेक्ट में भी अगर मैं टॉपिक वाइज डिवाइड करने जाऊंगी तो आपके 15 साल के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें समय लग जाएगा और अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। टॉपिक वाइज वाली जो स्थिति है उसको हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, मतलब प्रीलिम्स तो हो जाएगा एक बार, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, तो उस समय तो मैं 20 से 22 वर्षों के क्वेश्चन करवा दूंगी उस समय। ठीक है, एग्जाम के बाद, लेकिन अभी नहीं करा सकती। अभी बस मेरा टारगेट ये है कि बैक ईयर में जिस भी सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे लगभग आप एक बार परिचित हो जाए। और मेरा मानना ऐसा है कि जब आप एग्जाम के अंतिम पड़ाव पर आज खड़े हैं, ये अंतिम पड़ाव ही है, 1.5 महीने बाद एग्जाम में ये अंतिम पड़ाव है, तो आपको टॉपिक को चाहे मैं कराऊं या ना कराऊं टॉपिक वाइज, फिर भी आपको क्वेश्चन देख के तो समझ में आता ही होगा कि ये किस एरिया का क्वेश्चन है। जैसे ज्योग्राफी में अगर मैं पर्वत पहाड़ पढ़ा रही हूँ तो ये तो आपको पता ही होगा, ये आपके स्थलाकृति से संबंधित है। जब मैं आपको नदियां पढ़ा रही हूँ तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये नदी तंत्र से संबंधित है। जब मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ा रही हूँ तो ये भी आपको पता होगी ये भी नदी तंत्र का हिस्सा है, और परियोजना या सिंचाई वाले टॉपिक में आप उसको ले सकते हैं, उसका हिस्सा है। कृषि का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि फलाने फसल के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, या फलानी फसल किस क्षेत्र में होती है, तो ये तो आपको समझ में ही आता होगा कि ये कृषि वाला टॉपिक है। तो टॉपिक वाइज में क्या अलग करूं, सब तो समझ के देखो। इतना अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं इतनी अपेक्षा तो आपसे रखूंगी कि आपको ये समझ हो गई होगी अब तक कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। ठीक है, रही टॉपिक वाइज कराने की बात, तो टॉपिक वाइज जो डिटेल में है वो हम एग्जाम के बाद इत्मीनान से करेंगे। उसमें हम यूपीपीसीएस के जितने कम से कम 20 से 22 वर्षों के क्वेश्चन कराऊंगी, साथ ही आपको आरओ या आरओ के 10 से 12 वर्षों के क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, तो तब हम आराम से करेंगे क्योंकि उस समय पर्याप्त समय रहेगा, अभी समय नहीं है। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 वर्षों के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं। इन 15 वर्षों के क्वेश्चन आपने अगर कर लिए, सिर्फ आधुनिक भारत, और मैं अभी फिलहाल ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, अगर समय रहा तो मैं अदर सब्जेक्ट पे भी उतर जाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और आधुनिक भारत की ही मैं बात कर रही हूँ। इस टॉपिक से आपके कम से कम आपको नहीं तो भी 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या मैं कहूँ ज्यादा ही 20 से 25 क्वेश्चन सीधे तौर पर मिल जाएंगे, देख लेना, है ना। चलो शुरू करते हैं। अभी जो लास्ट बनाया था वो ज्योग्राफी का है, एक अभी दिन में डाला था सर ने, फिर एक शाम को डाला है, और ये वाला आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो है आपका वो है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 और 2019 दोनों के इसमें क्वेश्चन डले हुए। ठीक है, धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र, मतलब सॉरी सत्याग्रह के बारे में समाचार जो दिया था, जो छापा था, वो किसने छापा था? वेब मिलर ने। ठीक है, वेब मिलर कौन थे? ये अमेरिका की न्यू फ्री मैन जो अखबार थी उसी के ये क्या थे? पत्रकार थे। ये जो वेब मिलर थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में गांधी जी के आश्रम पे आए थे। ठीक है, और इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल ने धरसना में जो मिल थी, जो फॉर्म था, सॉरी धरसना में जो कारखाना था, जो मिल थी, वहां पर क्या दिया था इन्होंने? धरना दिया था। मतलब वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये लोग वहां से कर रहे थे। तो उन पर जो ब्रिटिश सरकारों ने उनका दमन करने के लिए उन पर जो अत्याचार किया उसका वर्णन किसने किया? वेब मिलर ने किया। ठीक है, अब ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित टॉपिक का क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ये भी सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जब से आंदोलन कार्रवाइयां शुरू हुई है 1885 के बाद से लगातार जितनी भी कार्रवाइयां शुरू हुई है वो आप मान के चले कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वाले टॉपिक से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से ये भी है आपका, है ना। चलो अगला देखेंगे, एक्स-ला शापेल की संधि। एक्स-ला शापेल की संधि कब हुई थी? 1748 में। अब 1748 में ये जो एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी, ये इसके संदर्भ में दो कथन पूछ रहा है। वो दो कथन क्या पूछ रहा है? पहला कथन बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक्स-ला शापेल की संधि के तहत जो कथन दिए गए हैं वो सही है या नहीं। पहला कथन क्या बोला? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर ये संधि हुई। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। बिल्कुल, प्रथम कर्नाटक युद्ध मतलब कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी फ्रांस और इंग्लैंड क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। उसी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। उसी संदर्भ में एक तो तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को कब्जा कर लिया था। बदले में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की मद्रास की जो कोठी है उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसी संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत में वो तात्कालिक कारण था। और विश्व स्तर पर ऑस्ट्रिया का युद्ध जो चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर, वहां पर युद्ध वो चल रहा था, ठीक है। उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिला? भारत में। तो भारत में तत्कालीन घटना के तौर पर जो भी बोला वो हुई। इसके बाद जब ये अंत मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई 1746 से 1748 के मध्य ये चला, तो 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा किया था उनको छोड़ दिया, और आपके फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के मद्रास को छोड़ दिया, मतलब उनको वापस दे दिया। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि सिक्किम का भारत में विलय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, उनका कार्यकाल, और जो जो प्रमुख है खास तौर पे डलहौजी, कैनिंग, है ना, इस टाइप के जो गवर्नर जनरल है, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और कुछ इनकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, लिटिल रिपिन, इनकी सबकी, एलन बरो की, है ना, नॉर्थ बुक की, तो ये सब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया था, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही पूछ लेता है। तो इसी संदर्भ में सिक्किम का भारत में विलय के बारे में पूछा, तो सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1850। और 1850 में गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। और ये डलहौजी कब आया था? 1848 में। भारत 1848 में भारत आया था, ठीक है। कौन? डलहौजी। अब ये इसने सिक्किम का जो विलय किया डलहौजी ने, ये इस आधार पर किया कि दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ सिक्किम में क्या हुआ है? दुर्व्यवहार हुआ है। इसी का आरोप लगा करके डलहौजी ने सिक्किम का 1850 में क्या कर लिया? विलय कर लिया, ठीक है। तो सिक्किम की बात हो गई। इसके अलावा डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1849 में क्या किया? पंजाब का भी विलय किया, दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया, ठीक है। इसके अलावा लोअर बर्मा और पीहू यानी म्यांमार वाला जो क्षेत्र है 1853 में बर्मा पर भी अधिकार किया, और लोअर बर्मा और पीहू वाला क्षेत्र को भी क्या कर लिया? हड़प लिया। कब? 1853 में। 1853 में किसने? लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1755 में डिंडीगुल में, यानी मैसूर डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो ये तो सबको पता ही होगा, ये कई बार रिपीट हो चुका है, हैदर अली ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 से 1 दिसंबर 1932 को। कहाँ आयोजित हुआ था? ये लंदन में हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ हुआ क्या कि इसमें क्वेश्चन दिया है गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से, सरोजिनी नायडू ने भी कांग्रेस की ओर से, मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रवादी दल की ओर से भाग लिया था। गांधी जी इसमें भाग लेने के लिए राजपुताना जहाज में 12 सितंबर को पहुंचे थे, राजपुताना जहाज नाम से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लंदन में पहुंचे थे। अब यहाँ पे ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
गांधी जी भाग लेने गए थे, इसका कारण था गांधी इरविन समझौता। 1931 में क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस गांधी इरविन समझौता का ही एक भाग था कि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसी लिए गांधी जी कहाँ गए थे, लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसके बाद इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी भी थे, जहां पर जो अंबेडकर थे वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे अंबेडकर जी, ठीक है। तो जो अंबेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और उनका गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो दलित है उनको भी क्या चाहिए, अलग से निर्वाचन का अधिकार चाहिए। इसी के बाद इनको सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जाता 1932 में। दलितों को क्या मिल जाता है, निर्वाचन, प्रथम निर्वाचन का अधिकार मिल जाता है। इसी के संदर्भ में गांधी जी क्या करने लग जाते हैं, अनशन करने लग जाते हैं, और फिर पूना पैक्ट के नाम से गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य क्या होता है, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो अलग से निर्वाचन का दलितों के लिए था उसको क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है ना। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कथन कारण के तौर पर पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश कथन ए क्या बोल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं की थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल की थी। कहीं पे महलवाड़ी, कहीं पे रैयतवाड़ी, कहीं पे स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल किया था। कारण क्या दे रहा है कि इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बना दिए। जब आप किसी चीज को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके क्या हो जाएंगे, अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। तो कथन ए और आर इसमें दोनों सही था, और आर ए की क्या कर रहा था, बिल्कुल स्पष्ट सही व्याख्या कर रहा था, ठीक है। अब जैसे कि भारत में जो आप देखेंगे अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी जो प्रणाली अपनाई, रैयतवाड़ी प्रणाली आपकी मद्रास में, बंबई में, असम के कुछ भागों में, ठीक है। इसके अलावा एक प्रणाली अपनाई महलवाड़ी आगरा में, पंजाब में, मध्य प्रांत में, उत्तर पश्चिम भागों में, ठीक है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त अपनाई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, इन क्षेत्रों में। देखो अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो ये कथन कारण वाला वो तो आ ही चुका है, ठीक है। इसके अलावा रैयतवाड़ी किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी ये भी पूछा गया है, महलवाड़ी किन किन भागों में लागू की गई थी ये भी पूछा गया है, और स्थायी बंदोबस्त किन किन भागों में लागू किया गया था ये भी पूछा गया है। तो यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी मद्रास, बंबई, असम के कुछ भाग में, महलवाड़ी आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम में, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में, ठीक है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये फैक्चुअल है। क्या पूछा गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लागू हुआ, शाही पद अधिनियम 1876 में लाया गया, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में लाया गया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया। ये बस याद ही करना है, ठीक है, एक दो चीजें रिपीट होती रहती है। अगला पुस्तक पूछा था और पुस्तक के लेखक पूछा था। तो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की थी, ये भी रट के ही जाना है आपको। गीता राय से बाल गंगाधर तिलक की थी। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की थी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। तो ये भी क्या करके जाना है आपको, रट के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में वॉशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में भारत में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया। मतलब 1919 में वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ सम्मेलन हुआ। इस श्रम संघ सम्मेलन में भारत की ओर से मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो एम एन जोशी ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पूछा गया कौन कौन सी संधि किन किन राजाओं के बीच हुई, ठीक है। जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि, 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद जो ये संधि हुई थी दो बार हुई थी। एक बार किसके साथ, एक बार शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के साथ, और एक बार सुजा, दोनों 1765 में हुई थी अगस्त में, एक 12 अगस्त को, एक 15 अगस्त को। तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के साथ, और सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के साथ, ठीक है। दूसरा पूछा है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो 1780 से 84 के दौरान चला, जिसके अंतर्गत
1781 में पोर्टो नोवो का भी युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। उसके बाद कमान किसने संभाली थी, टीपू सुल्तान ने संभाली थी। और उसी के बाद क्या हुई, 1784 में मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है। तीसरा, सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुई। कब हुई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। ठीक है। अगला, मद्रास की संधि 1769 अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुई। कब हुई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। कब, 1769 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्रोह, और विद्रोह किस सन में हुआ, ये पूछा गया था। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ। कब हुआ, 1873 में। 1873 से 85 ईस्वी तक पाबना विद्रोह चलता रहा। कहाँ, बंगाल में। किसके खिलाफ था, जमींदारों ने जो लगान में वृद्धि की थी उसके खिलाफ था। ठीक है। किसने इसमें साथ दिया था विद्रोहियों का, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने किनका साथ दिया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है। इसके अलावा अगला हुआ एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921-22 में, ये ना जाने 10 बार पूछ चुका है। ठीक है। सारे विद्रोह पूछ ही गए, रिपीट हुए हैं लगातार। एका आंदोलन 1921-22 में अवध के किसानों ने किया था। ठीक है। मदारी पासी और सोहरेब इसके नेता थे। किसके, एका आंदोलन के। कहा, अवध के किसानों में। कब, 1921-22 में। नेता कौन थे, मदारी पासी और सोहरेब। ठीक है। अगला, संथाल विद्रोह, ये भी 10 बार पूछ चुका है। 1855 से 56 ईस्वी आदिवासी विद्रोह था। ठीक है। कान्हू इनके नेता थे। और दमन एक हुआ, भागलपुर राजमहल वाले क्षेत्र में ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगला, ताना भगत आंदोलन 1914 से 18 ईस्वी के दौरान हुआ। कौन थे नेता, जयंत उर्राव इनके नेता थे। और ये भी क्या था, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था। ठीक है। तो ये 4 विद्रोह पूछे गए थे। वर्ष 2019 का है ये, है ना। अगला, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ बुक के समय गवर्नर थे, नॉर्थ बुक, उनके समय आया था। कब, 1872 में। ठीक है। लड़की का विवाह की आयु इसके अंतर्गत 14 वर्ष करी गई, लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष करी गई। और जो बहुपत्नी विवाह था इसके अंतर्गत समाप्त किया गया। साथ ही अंतरजातीय विवाह के संबंध में जो अनुमति प्रदान हुई वो भी नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है। तो इतनी चीजें हैं आपकी। नेटिव मैरिज एक्ट लगातार रिपीट होते हैं, जितने भी सुधार आंदोलन, जितनी भी चीजें हुई है वे लगातार रिपीट होती रहती है। ठीक है। तो आगे भी कई क्वेश्चन मिलेंगे जिससे हम इनके आगे की चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, सर एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें सर डेली 20 से 25 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में डालते हैं। तो ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप टेस्ट ऐसे ही अगर आप उस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में आकर के जुड़ सकते हैं। डेली जो टेस्ट पेपर डाले जाते हैं आप उनका क्या करें, उनको सॉल्व करें, उनका अध्ययन करें। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक और लाभ का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके अलावा ये जो चीजें कराई जा रही है आप लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें अच्छे से। और जो टॉपिक आपको कराए जाते हैं उन टॉपिक को यहाँ सुन लेने के बाद एक बार उसको डिटेल में रिवाइज कर लिया करें सब लोग। ठीक है। चलो आज के लिए बस यही।